This is lecture number 17 of thermal physics, and in this part we will continue with conduction part. And last class में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, that was dq upon dt is equal to minus ka dt upon dx. एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था dq upon dt is equal to ka upon l इंटू T1 माइनस T2. तो देखिए यहाँ पे जो K है, K आपको पता है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. और ये जो K है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. K ना तो आपका A पे डिपेंड करता है, ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है. ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. और ये जो आपका dt अपॉन dx है, इस dt अपॉन dx माइनस dt अपॉन dx इसको बुलाते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट. क्या बुलाते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट. और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हैं, तो टेम्परेचर में फॉल कितना आ रहा है, उसका क्या रेट है, उसको बुलाते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे अभी हम सवाल भी करेंगे कि कैसा सवाल बनता है. ए आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एल जो है आपको पता है लेंथ दिया है जो भी पर्टिकुलर मटेरियल आपके पास है. अच्छा, अब देखते हैं जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है के, जैसा कि मैंने आपको बोला था मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा. जैसे जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड के लिए और फिर गैस के लिए. अगर हम बात करते हैं सिल्वर, कॉपर, Au और एल्युमिनियम, तो सबसे ज़्यादा होता है Ag का थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, फिर कॉपर का, फिर Au का, फिर एल्युमिनियम का. तो ये आपको ऑर्डर भी याद रखना पड़ेगा. अच्छा, अगर हम यहाँ से K का यूनिट देखें तो K का यूनिट होगा यहाँ से दैट विल बी जूल अपॉन सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन. जूल अपॉन सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, या जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी बुलाते हैं. तो के का एक और यूनिट हो जाएगा वॉट अपॉन मीटर इंटू केल्विन. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. एक बार नीट में डायमेंशंस पूछा था के का, तो के का डायमेंशन होता है m1 l1 t टू द पावर -3 एंड k टू द पावर -1. t क्या है? यहाँ पे टाइम है. t क्या है? टाइम है. और k जो टेम्परेचर का है. ठीक है. अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ना तो A पे डिपेंड करता है, ना L पे, ना T1 माइनस T2 पे, ना dq अपॉन dt पे. अच्छा, dq अपॉन dt को क्या बुलाते हैं? हाँ, dq अपॉन dt को बुलाते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, या हीट करंट, या थर्मल करंट भी इसको बुलाते हैं. तो ये याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट हम बेसिकली जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन को हम इस सेक्शन से कंपेयर करते हैं. तो मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है. तो आपको पता है इस वायर में करंट तभी फ्लो करेगा जब आप इस वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिएगा. यानी कि अगर इस एंड पे V1 पोटेंशियल है, इस एंड पे V2 पोटेंशियल है, तो V1 शुड बी ग्रेटर देन V2. तो इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट बना, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तभी इस वायर में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट रन कर रहा है. और ये जो करंट है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2, डेल्टा V इक्वल टू IR लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो दैट विल बी इक्वल टू IR. सिमिलरली अब आप क्या करिए, इस वायर के जगह पे रॉड लीजिए. अच्छा, इस रॉड के दोनों एंड पे आप टेम्परेचर अप्लाई करिए. इस एंड पे T1 टेम्परेचर, इस एंड पे T2 टेम्परेचर. और जैसे ही हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट किया, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, देखिए T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ हीट फ्लो, यहाँ पे हीट फ्लो होगा इस एंड से, इस एंड से, और रॉड का अपना एक थर्मल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम RTH से बुलाते हैं. तो RTH क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड. तो ये यहाँ पे थर्मल करंट जाएगा जिसको dq/dt से आप बुलाते हैं. ये थर्मल करंट
कहीं ना कहीं ये वही करंट है जो वायर में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे वायर में जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू थर्मल करंट इन दिस वन, और दैट विल बी इक्वल टू dq बाई dt। तो जो I है वो किसके एनालॉगस है? dq बाई dt के, यानी हीट करंट। अच्छा देखिए ध्यान से, वायर में ये करंट कैसे दौड़ रहा था? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो, V1 माइनस V2। और रॉड में ये हीट करंट कैसे दौड़ रहा है? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस हियर? तो देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज एनालॉगस टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा ध्यान से देखिए, वायर में रेजिस्टेंस था जिसको हम R से गुनाते हैं, और R का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए। सिमिलरली जो रॉड है उसमें थर्मल रेजिस्टेंस होगा, और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के ए। आप जैसे आप लिखते हैं dq अपॉन dt इज इक्वल टू के ए अपॉन एल इंटू T1 माइनस T2। तब आप इसको कंपेयर करिए, आप dq बाई dt को क्या बुला रहे हैं? I, और T1 माइनस T2 को क्या बुला रहे हैं? डेल्टा V, डेल्टा V। तब आप देखिए यहाँ पे R ही तो होगा, सॉरी आपको पता है डेल्टा V इक्वल टू IR होता है, तो I के जगह पे dq बाई dt, डेल्टा V के जगह पे T1 माइनस T2। ठीक है, तो यहां से ये इसको मान लीजिए x बुला लेते हैं, तो ये x कितना होगा? इसको आप इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास जो रेजिस्टेंस है थर्मल रेजिस्टेंस RTH, वो आ जाएगा आपके पास L अपॉन K, है ना। कंपेयर करके हम ये थर्मल रेजिस्टेंस निकालें। तो अब देखिए ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो हम रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं L अपॉन सिग्मा है। तो आप यहाँ से देखिए थर्मल रेजिस्टेंस ये है L अपॉन K, और वायर में जो रेजिस्टेंस होता है L अपॉन सिग्मा है। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी का, जिस मटेरियल का K ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, और इसको बुलाते हैं विल्डमैन्स फ्रॉन्ज लॉ, विल्डमैन्स फ्रॉन्ज लॉ। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको दो अलग अलग मटेरियल को ज्वाइन करके दे दे, दो अलग अलग मटेरियल मतलब दोनों का बेसिकली जो K है, K को क्या बुलाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वो अलग अलग होगा। तो जब वो मटेरियल को ज्वाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा अलग अलग केसेस में, उसके बारे में बात करते हैं। सो टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, पहला हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि दो रॉड को हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए एक रॉड का एरिया A है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और ये रॉड है एल्युमिनियम का, और ये रॉड है कॉपर का, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। ठीक है, जब भी हम सीरीज में कंबाइन करते हैं दो रॉड को तो उसका एरिया सेम होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आप इसको ऐसे सोचिए, आप इस पहले वाले रॉड को, एल्युमिनियम रॉड को आप क्या सोचिए, ये एक रेजिस्टेंस है, और सिमिलरली कॉपर वाले रॉड को सोचिए, ये भी एक रेजिस्टेंस है, और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। यहां से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू कि दोनों रेजिस्टेंस में करंट बह रहा है। तब आप देखिए इस पहले वाले रॉड के लिए आप थर्मल रेजिस्टेंस निकालिए। आपको पता है थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L अपॉन KA। सिंस दोनों रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम है, तो पहले वाले एल्युमिनियम रॉड के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी L1 अपॉन K1 इंटू A, और दूसरे वाले रॉड के लिए जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी L2 अपॉन K2 इंटू A। अब आप सिंस सीरीज में है और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि R इक्विवेलेंट सीरीज में वो क्या होता है R1 प्लस R2, तो आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए। R1 की जगह रखिए L1 अपॉन K1 इंटू ए, R2 की जगह पे L2 अपॉन K2 इंटू ए, और R इक्विवेलेंट क्या रखिएगा, थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन K, तो R इक्विवेलेंट रखेंगे L इक्विवेलेंट मतलब L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इंटू एरिया, तो सेम है तो सेम रखेंगे। तो देखिए एरिया खत्म, यहाँ से K इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप इसको क्या करिए,
इस दोनों को नीचे लेके आइए तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब आ रहा है? जब आप दो रॉड को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग रॉड कनेक्ट करके दे दे और ये ना बोले कि रॉड कैसे कनेक्टेड है, तब भी आप यही मान के चलिएगा कि रॉड सीरीज में कनेक्टेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए, अब मान लेते हैं दोनों रॉड का लेंथ सेम हो गया। अभी दोनों रॉड का लेंथ अलग अलग था तो ये फॉर्मूला आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लेंथ सेम रख देंगे तो यहाँ देखिए L प्लस L 2L, तो यहाँ पे जो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 कब आ रहा है? हाँ, जब आप रॉड जो रॉड आप कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में उसका लेंथ सेम है। लेकिन अगर लेंथ अलग अलग कर दिया तो आप सीरीज कनेक्शन के लिए K इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो आपका K इक्विवेलेंट आएगा वो बड़े वाले रॉड का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K, उससे तो कम होगा लेकिन K1 से ज़्यादा होगा, छोटे वाले से ज़्यादा होगा पर K2 से कम होगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब आप दो रॉड को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका लेंथ सेम होता है, याद रखिएगा। दो रॉड को सीरीज में कनेक्ट करिएगा, एरिया सेम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दो रॉड को पैरेलल में कनेक्ट करिएगा, उसका लेंथ सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा और रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगा। तो आप क्या करिए, दोनों रॉड को ऐसे सोचिए कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पहले वाले रॉड के लिए थर्मल रेजिस्टेंस होगा, पता है आपको फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L अपॉन KA। तो इस वाले रॉड के लिए लेंथ है सेम दोनों के लिए, तो L अपॉन K1 इंटू A1, और इस वाले रॉड के लिए R2 हो जाएगा L अपॉन K2 इंटू A2। अच्छा, दोनों पैरेलल में है तो आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट मतलब टोटल लेंथ अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A एरिया। तो टोटल लेंथ L है, K इक्विवेलेंट और एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2। 1 अपन R इक्विवेलेंट है तो इसको उल्टा कर देंगे और सम में इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि 1 अपन R। तो यहाँ से देखिए K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय L, K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L, L खत्म, यहाँ से K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ये कब लगाएंगे? जब दो रॉड पैरेलल में कनेक्टेड है। पहचानेंगे कैसे? लेंथ सेम होगा। सीरीज में कैसे पहचानेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। और अगर दोनों का रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो जाए, लेंथ तो पहले ही सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो जाए, तब हम जो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर भी जो K इक्विवेलेंट होगा K2 से तो कम होगा पर K1 से ज़्यादा होगा। तो अब आप ये दो याद रखिएगा। पहचानने का तरीका, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आप पहचान लीजिएगा तब हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास यहाँ पे एक स्लैब है, स्लैब में आपको 3 पार्ट दिख रहा होगा। एक ये दो, मतलब ये पार्ट 2 रॉड से बना है और ये एक सिंगल रॉड है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। इधर से 100 डिग्री सेल्सियस हमने एंट्री करवाया टेम्परेचर, और इधर से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी इस एंड पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इस एंड पे टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। तो आपसे पूछा है, एक तो आप K इक्विवेलेंट बताइए और एक रेट ऑफ हीट फ्लो बताइए, रेट ऑफ हीट फ्लो बताइए। तो देखिए K इक्विवेलेंट, पहले आप इस 2 रॉड को चेक करिए। ये 2 रॉड में क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है। और मैंने आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है तो ये 2 रॉड सीरीज में होगा, और सीरीज में अगर लेंथ सेम होता था तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सीरीज में अगर लेंथ सेम होता था, देखिए वो गलत था। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 रॉड क्या होगा, आपस में पैरेलल हैं ये 2 रॉड, क्योंकि देखिए 2 रॉड ऐसे जमा हुआ एक दूसरे पे, तो ये 2 रॉड आपस में पैरेलल है। और सिंस एरिया और लेंथ सेम है तो जब भी 2 रॉड पैरेलल में होते तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाइए इस दोनों रॉड के लिए K1 कितना है 2K, K2 कितना है 8K डिवाइडेड बाय 2। तो इस दोनों रॉड को मिला करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब भी दोनों रॉड को मिलाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A आ जाएगा, और K इक्विवेलेंट इसके पास आ गया 5K, और यहाँ पे था 9K। अब देखिए ये दोनों रॉड आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, और एरिया सेम है, लेंथ सेम है,
तो तब फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट का इन सीरीज 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो यहाँ से आपके पास के इक्विवेलेंट आ जाएगा पूरे रॉड का, तो के इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा dq बाई dt निकालना है, तो आपको पता है dq बाई dt का फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट t1 माइनस t2। आपको कैसे याद है, dq बाई dt इक्वल टू के ए अपॉन एल इंटू t1 माइनस t2। तो सब में इक्विवेलेंट लगा लीजिए, तो के इक्विवेलेंट आपके पास है, ए इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा 2a और लेंथ हो जाएगा l प्लस एल 2l और t1 माइनस t2 मतलब 100 माइनस 30, तो यहाँ 70 आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास दो सिलेंडर है, दोनों कॉन्साइड कर रहा है। पहले वाले सिलेंडर का थर्मल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है k1, दूसरे का है k2 और दोनों का लेंथ l है। इनसाइड वाले सिलेंडर का है रेडियस r और बाहर वाले का है 3r। तो आपसे पूछा फाइंड के इक्विवेलेंट। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या दोनों का लेंथ सेम है? अगर दोनों का लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, लेंथ सेम है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है और पैरेलल में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है k1 a1 प्लस k2 a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस e2। समझ में आया? अच्छा, दोनों का k1 k2 हमें पता है, पर दोनों का एरिया हमें नहीं पता है। सिलेंडर का एरिया आप ऐसे मान लीजिए वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर। तो अब आप देखिए, आप इसको ऐसे सोचिए, इसको आप ये ऐसे है ना, तो आप इसको ऐसे सोचिए, तो ऐसे सोचिएगा तो ये आपके पास ऐसा बना, ये अंदर वाला सिलेंडर जिसका रेडियस है r और k1 और बाहर वाले का k2 और 3r। तो अंदर वाले सिलेंडर का जो एरिया होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। अब एक्चुअली एरिया कहने का मतलब है कि किधर से हीट फ्लो हो रहा है। तो अब आप देखिए, जो हीट फ्लो हो रहा है अंदर वाले सिलेंडर में तो पूरा यहाँ से जाएगा, पर बाहर वाले सिलेंडर में सिर्फ इस एरिया से हीट फ्लो होगा। तो बाहर वाले सिलेंडर के लिए ये मार्क्ड एरिया, ड्रॉन एरिया हम कंसीडर करेंगे। तो पूरा एरिया इस सिलेंडर का होगा, पूरा एरिया इस सिलेंडर का होगा पाई 3r का होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे इस छोटे वाले का एरिया क्योंकि हीट फ्लो इस एरिया से जाएगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। तो a2 आ जाएगा आपके पास 8 पाई आर स्क्वायर। तब हम यहाँ से a1 आ गया पाई आर स्क्वायर, a2 आ गया 8 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ कैच क्या है कि a2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो सीरीज या पैरेलल वो पता करना है, फिर दोनों का एरिया पता करना है। दोनों का एरिया मतलब अंदर वाले का तो ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और बाहर वाले का जिससे हीट फ्लो होगा वो ये पार्ट होगा, ये पार्ट। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, पूरा माइनस अंदर वाला, तो वो आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो रॉड, एक का लेंथ L, दूसरा का 4K, 2K, 3K, 4L, और एक है एल्यूमिनियम, एक है कॉपर। तो आपको पूछा है कि इस जंक्शन का टेम्परेचर बताइए, जंक्शन टेम्परेचर बताइए। इधर हमने टेम्परेचर अप्लाई किया है 100 डिग्री सेल्सियस और इधर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ध्यान से देखिए, सिंस बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ हीट फ्लो, तो आने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी इक्वल टू जाने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि एल्यूमिनियम में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉपर। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे कि रेट ऑफ हीट फ्लो इन एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉपर। उससे पहले आप क्या करिए, इन दोनों रॉड का के इक्विवेलेंट पता करिए, क्योंकि आपसे पूछा है एक तो जंक्शन टेम्परेचर, के इक्विवेलेंट और dq बाई dt यानी रेट ऑफ हीट फ्लो। तो के इक्विवेलेंट कैसे पता करेंगे, पहले तो देखिए सीरीज में है, और सीरीज में है कैसे पता किया आपने, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है पर लेंथ अलग अलग है। तो लेंथ अलग अलग है और सीरीज में है, तो के इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला लगाते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो सब में आप L रखिएगा, 4L रखिएगा, K के जगह पर 2K, K2 के जगह पे 3K, तो आपके पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा 30K अपॉन 11। अच्छा, K इक्विवेलेंट आ गया। अब हम एल्यूमिनियम में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा उसको इक्वल करेंगे कॉपर में रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इन एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉपर। अच्छा, रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला होता है KA अपॉन L इंटू T1 माइनस T2। एल्यूमिनियम के लिए लगाइए तो वो हो जाएगा 2KA अपॉन L, और 100 माइनस T0, 100 माइनस T0 विल बी इक्वल टू 3K अपॉन 4L, 3K अपॉन 4L, T0 माइनस 20, T0 माइनस 20, क्योंकि T1 माइनस T2 करना है।
तो यहां से देखिए आपके पास टी नॉट आ जाएगा सॉल्व करके 78.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर आपसे डी क्यू रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा है यहां से पूरा, तो उसके लिए हम लगाएंगे यही फॉर्मूला पर सब में के इक्विवेलेंट लगाएंगे, के इक्विवेलेंट, ए इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट, टी वन माइनस टी टू। तो देखिए के इक्विवेलेंट कितना आया था, ये ए इक्विवेलेंट कितना है, दोनों का सेम है तो ए इक्विवेलेंट ए होगा, एल इक्विवेलेंट 4L प्लस एल यानी 5L, और यहां से यहां यानी 100 माइनस 20, तो यहां से आपके पास रेट ऑफ हीट फ्लो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बेसिकली थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में सिखाएगा। आपको बोला है कि ये आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है, और ये यूनिफॉर्म रॉड जो है आपके पास, दोनों रॉड में देखिए हमने क्या किया है, एक रॉड के एंड पे 200 डिग्री सेल्सियस लगाया है और दूसरे एंड पे 20 डिग्री सेल्सियस लगाया है, और पूरे रॉड का लेंथ है 18 सेंटीमीटर। एक ही रॉड है तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगा और एरिया तो सेम होगा। तो हमने क्या बोला कि 18 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस एंड से 7 सेंटीमीटर पे जा करके आपको बताना है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला, रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी इक्वल टू माइनस के ए, और dt अपॉन dx को बुलाते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही रॉड है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कितना रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, उसको बुलाते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखिए पूरे रॉड के लिए पहले आप टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालिए, तो पूरे रॉड के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का डिफरेंस यानी 200 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो 200 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट आपके पास आ गया 10 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फ्लो हो रहा है। तो 7 सेंटीमीटर में कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, तो टोटल टेम्परेचर ड्रॉप इन 7 सेंटीमीटर वो हो जाएगा 10 इंटू 7, दैट विल बी 70 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि यहाँ इस पूरे में कितना डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आया, 70। तो अब आपको निकालना है, टी नॉट निकालना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ है 200, पूरा है 70, तो 200 माइनस 70 आपके 200 माइनस 70 आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे पूछ दिया 11 सेंटीमीटर पे बताइए आप टी नॉट, 11 सेंटीमीटर कुछ यहाँ आएगा टी नॉट, तो सिमिलरली आप क्या करिएगा, 10 सेंटीमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर है, तो 11 सेंटीमीटर में तो 10 इंटू 11 दैट विल बी 110। यहाँ से यहाँ तक पूरा 200, फिर आप क्या करिएगा 200 माइनस 110, आपके पास आंसर आएगा 90 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 3 रॉड है, 3 रॉड का आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 3K, 2K, K, और इस रॉड के इस एंड पे 100 डिग्री सेल्सियस, इस रॉड के इस एंड पे 20 डिग्री और इस रॉड के इस एंड पे 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपके बोला है कि जंक्शन पे टेम्परेचर बताइए टी नॉट। तब आप देखिए क्या ये वही कंडीशन है कि आप 3 रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जब आप बेसिकली लॉ लगाते हैं करंट लॉ, तो आप बोलते हैं कि जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट क्या है I1 प्लस I2, और जाने वाला करंट क्या है I3, तो ये इसके बराबर। तो ये करंट क्या है, वही तो है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लॉ लगाएंगे कि आने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी इक्वल टू जाने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो जंक्शन पे। तो जंक्शन पे आने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो कौन सा है, 1 और 2, dq अपन dt 1 और dq अपन dt 2, दैट विल बी इक्वल टू जाने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो dq अपन dt। अच्छा, dq अपन dt का फॉर्मूला होता है ka अपन l t1 माइनस t2। तो इस रॉड के लिए लगाइए आप dq अपन d1, dq अपन dt 1 के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3ka अपॉन l, और एरिया और लेंथ सेम है, तो एरिया और लेंथ सेम है सबके लिए, और T1 माइनस T2, तो T1 है 100 माइनस T नॉट। सिमिलरली सेकेंड वाले रॉड के लिए 2ka अपॉन l 40 माइनस T नॉट विल बी इक्वल टू ka अपॉन l T नॉट माइनस 20। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो T नॉट का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि 7 यूनिफॉर्म रॉड मतलब ka अपॉन l सेम है, तो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है B और E पे। तो देखिए ये जो पॉइंट है B और ये जो पॉइंट है E, इस पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। देखिए आपको बेसिकली सब रॉड का, ये रॉड है आपस में,
सब रॉड का रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखिए, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं, इसका बेसिकली रेशियो बराबर होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये आर 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 और आर। तब आप देखिए, क्या ये दोनों सीरीज में हो गए? ये दोनों सीरीज में होंगे तो आर प्लस आर 2r, और ये दोनों सीरीज में तो r प्लस आर 2r, और ये r। अच्छा ठीक है, पहले आप क्या करिए, तो ये 2r और 2r पैरेलल में है, तो 2r तो पैरेलल में है, तो अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो वो होता है r/n, तो यहाँ आ जाएगा 2r/2, तो ये आ जाएगा r। अब ए से ऐप में आप r इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दीजिए, तो वो आ जाएगा 3r के बराबर। ठीक है, तो अब आपको पता है dq/dt को क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था dq/dt को आप क्या बुलाते हैं? थर्मल करंट, जो कि I के बराबर होता है। तो V = IR आप लिखते हैं, तो I विल बी इक्वल टू V/R, और I के जगह पे आप dq/dt लिखिए, V के जगह पे आप बेसिकली डेल्टा V लिखिएगा, और डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब T1 - T2, और R मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वह यही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइए। अच्छा, dq/dt T1 - T2 कितना है? 120 और 0, तो 120 - 0, और R इक्विवेलेंट आया 3R, तो यहाँ से dq/dt आ गया 40/R। ठीक है, अब आप क्या करिए, A से B तक आप यही फॉर्मूला यूज करिए। तो A से B आप जाइए, तो A से B आप जाइएगा, सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं A से B तक। कैसे करेंगे? आप क्या करिए, इस फॉर्मूले में R थर्मल को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर आप A से B तक ये फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ हो जाएगा 120 - TB, क्योंकि यहाँ था 120, और A से B तक यहाँ टेम्परेचर होगा TB, तो 120 - TB dq/dt इंटू R, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस है R, और dq/dt अभी हम निकाल के आए हैं 40/R, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो TB का, यानी कि B पॉइंट पे टेम्परेचर आ गया। फिर आप क्या करिए, A से E तक लगा दीजिए। तो आप A से E तक में देखिए कितना रेजिस्टेंस है, ये R और ये दोनों का मिला करके था R, तो A से E तक में रेजिस्टेंस है 2R, और A से A पे टेम्परेचर है 120, और TE पे निकालना है, तो अगेन यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, RTH को इधर मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ जाएगा 120 - TE T1 - T2, और dq/dt हम निकाल के आए 40/R इंटू थर्मल रेजिस्टेंस है 2R, तो यहाँ पे TE का टेम्परेचर आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा था, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है दो पैरेलल प्लेट है A और B, और दो पैरेलल प्लेट का जो बेसिकली हैव सेम थिकनेस एंड डिफरेंट कंडक्टिविटी, इफ टोटल टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ कंबाइंड प्लेट इज 30 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन प्लेट ए। तो आपसे बोला है कि दो पैरेलल प्लेट है, उसका जो बेसिकली थिकनेस है वो सेम है, पर अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी कि 3 के 2 के, और टोटल ड्रॉप मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल ड्रॉप है, यानी T1 - T2 है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछा है प्लेट ए के बेसिकली अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, मतलब आपसे पूछा है कि यहाँ मान लेते हैं ड्रॉप है T0, तो यहाँ आपसे पूछा है T1 - T0 बताइए। तब आप देखिए, जो इस ए प्लेट में रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वही बी प्लेट में रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। तो आप लगाइए, रेट ऑफ हीट फ्लो इन ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इन बी। अच्छा, रेट ऑफ हीट फ्लो dq/dt का फॉर्मूला होता है KA/L T1 - T2, तो लगाइए ए रॉड के लिए, तो K कितना है 3KA थिकनेस कितना है T, T1 - T0 विल बी इक्वल टू 2KA/T, क्योंकि थिकनेस सेम है, और T0 - T2। और देखिए T1 - T2 है 30, तो यहाँ से T2 निकाल सकते हैं कितना, T1 - 30, तो T2 के जगह पे T1 - 30 रखिएगा, आपके पास T1 - T0 का वैल्यू आ जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कंडक्शन का, वो है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस। तो मान लीजिए आपके पास ये लेक है ना, और ठंडे जगह पे ये लेक है, तो मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर अचानक से माइनस में चला गया। ठीक है, तो बाहर जो एयर है उसका टेम्परेचर माइनस में चला गया, पर अभी जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर बाहर का टेम्परेचर माइनस में गया। तब आप देखिए कि इनसाइड जो वाटर है,
तो 0 डिग्री सेल्सियस इट इज़ हाई टेम्परेचर एज कंपेरिजन टू माइनस में टेम्परेचर जो है। तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया। तो आपको पता है यहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। ये हॉट बॉडी, ये कोल्ड बॉडी। तो इनिशियली जो उस वाटर पे एक पतला जो आइस का परत जमेगा जिसको हम x1 बुलाते हैं, एक पतला आइस का परत जिसको हम x1 थिकनेस से बुलाते हैं, वो होता है ड्यू टू रेडिएशन, क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर है, यहाँ लो टेम्परेचर है। लेकिन उसके बाद जो टोटल थिकनेस हुआ आइस का सरफेस से, जिसको हम x2 बुलाते हैं, वो होता है कंडक्शन के कारण। तो अगर सिर्फ मतलब टोटल थिकनेस है x2, x1 क्या है, वो थिकनेस, वो आइस का छोटा सा पतला थिकनेस जो बेसिकली रेडिएशन के कारण हुआ है। अगर आपको कंडक्शन के कारण थिकनेस निकालना है तो आप क्या करिएगा, x2 माइनस x1 करिएगा, तो कंडक्शन के कारण थिकनेस आ जाएगा। x2 क्या है, टोटल थिकनेस की आइस कितना जमा है ना, और x1 क्या है, कितना आइस का थिकनेस जमा था ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इनिशियली थिन लेयर ऑफ आइस फॉर्म्ड ऑन वाटर सरफेस इज एक्सप्लेन्ड बाय रेडिएशन, देन आफ्टर ग्रोथ ऑफ आइस एक्सप्लेन्ड बाय कंडक्शन। अच्छा, टी टाइम में कितना आइस का थिकनेस जमा हुआ x1 से x2 जाने में, वो जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ थिकनेस फ्रॉम x1 टू x2, दैट टाइम इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय थर्मल कोफिशिएंट ऑफ आइस एंड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेंगे, अगर माइनस में भी आता है तब भी पॉजिटिव लेंगे, और x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। x1 क्या है कि वो छोटा सा परत जो रेडिएशन के कारण डेवलप हुआ, और x2 क्या है, टोटल थिकनेस की कितना आइस टोटल जमा हुआ और उसमें कितना टाइम लगा। अब देखिए, ये जो टाइम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि 0 से x जाने में, एक आइस 0 से x जाने में उसको टाइम लगा t1, फिर 0 से 2x जाने में उसको टाइम लगा t2, और 0 से 3x जाने में उसको टाइम लगा t3। तो इसमें रेशियो क्या होगा वो देखिए। तो हम बात कर रहे हैं केस 1, 0 से x जाने में, 0 से 2x जाने में और 0 से 3x जाने में टाइम लगा t1, t2, t3। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो t होता है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। पहले था 0, यानी x1 0 था और x2 हो गया 2, x2 हो गया x, तो यहाँ t1 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप रेशियो निकालिएगा टाइम का, वो हो जाएगा 1:4:9। यानी 0 से x, 0 से 2x, 0 से 3x जाने में जो टाइम का रेशियो है दैट इज 1:4:9। लेकिन क्या हो 0 से x गया, फिर x से 2x गया, और फिर 2x के 3x गया, तो यहाँ लगा टाइम t1, यहाँ लगा टाइम t2, यहाँ लगा टाइम 3। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बेसिकली इंटरवल है वो सेम है? यहाँ 0 से x था, 0 से 2x था, पर यहाँ 0 से x है, फिर x से 2x है, फिर 2x से 3x है। तो इसमें जो टाइम का रेशियो है, यानी कि 0 से x, x से 2x और x 2x से 3x, उसको बुलाते हैं t डैश, t डबल डैश, t ट्रिपल डैश। तो यहाँ लगाएंगे सेम फॉर्मूला, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना हो गया x, और x1 कितना था 0। सिमिलरली यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो ये टाइम आ जाएगा, इसका रेशियो 1:3:5। ठीक है।